नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 43rd क्लास ऑफ फिजिक्स ऑप्शन फॉर यूपीएससी सीएसई। और आज का हमारा टॉपिक है इस 43rd क्लास का कोलिजन या इम्पैक्ट। ठीक है, तो हम 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन देखने वाले हैं। 2 डायमेंशनल भी देखेंगे लेकिन बाद में देखेंगे, पहले 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स मैंने आपको पिछले क्लासेस में बता दिया है। ठीक है, सो इलास्टिक कोलिजन्स ऐसे कोलिजन्स होते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम होती है। और इन इलास्टिक कोलिजन ऐसे होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम नहीं होती है। ठीक है ना, तो उनको इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, ये बोलना क्यों गलत है। ठीक है, सो 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए एक बॉडी m1 मास की है, वो u1 वेलोसिटी से राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है जिस तरीके से फिगर में दिख रहा है। दूसरी बॉडी m2 है, वो u2 वेलोसिटी से जा रही है। यदि यहाँ पे u1 बड़ा है u2 से, ठीक है ना। क्यों u1 बड़ा होना ज़रूरी है u2 से? u1 बड़ा होना ज़रूरी है u2 से क्योंकि तभी कोलिजन होगा। यदि u2 बड़ा होगा u1 से तो कोलिजन ही नहीं होगा, क्योंकि ये आगे आगे भागता रहेगा, ये पीछे पीछे रहता जाएगा। समझ में आ रही है बात? जब u1 बड़ा रखोगे u2 से तभी कोलिजन होगा ना भाई। इसीलिए u1 बड़ा है u2 से, ये अजम्पशन नंबर 1 है इस 1 डायमेंशनल कोलिजन में। तो पहला अजम्पशन तो ये है कि u1 बड़ा है u2 से। सेकेंड अजम्पशन ये है कि जो आपकी ये जो बॉडीज़ है, ठीक है ना, ये बॉडीज़ जो है, मान लीजिए 2 बॉल है, तो अगर ये 2 बॉल है तो इनका कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है ना, इनका सेंटर ऑफ मास होगा, इनके सेंटर पे सपोज है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अजम्पशन ये है कि ये जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं काले डॉट्स, यानी कि सेंटर ऑफ मास, ऑल द सेंटर ऑफ मास लाई इन अ सिंगल प्लेन, ये अजम्पशन है। ठीक है ना, ये जितने भी सेंटर ऑफ मास है सब के सब ये मोबाइल की स्क्रीन के प्लेन पे है। ठीक है ना, कोई भी आगे पीछे नहीं है। आगे पीछे मतलब ये वाला सेंटर ऑफ मास स्क्रीन के पीछे और ये वाला सेंटर ऑफ मास मोबाइल की स्क्रीन के बाहर, ऐसा नहीं है। या फिर ये वाला सेंटर ऑफ मास मोबाइल की स्क्रीन के पीछे और ये वाला वो सेंटर ऑफ मास मोबाइल की स्क्रीन के बाहर, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि कुल मिला के अगर आप इनको टॉप से देखते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आपकी आँख यहाँ है, ये 3 डायमेंशनल स्पीयर्स है और ये स्पेरिकल बॉल से 3 डायमेंशनल, ये दोनों m1 और m2, और आप ऊपर से देखते हैं सपोज। ठीक है ना, तो अजम्पशन ये है दोस्तों कि ऊपर से देखने पे ऐसी स्थिति नहीं दिखेगी आपको कि ये m1 वाला बॉल u1 वेलोसिटी से ऊपर से देख रहे हो। ओके, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ इसका। ठीक है ना, टॉप व्यू यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो टॉप व्यू कुछ इस तरीके से नहीं है कि m1 v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये m2 जो है ये v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। इस तरीके की सिचुएशन नहीं है दोस्तों, समझ में आ रही बात? साथ ही साथ ये वाली सिचुएशन भी नहीं है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना, ये दोनों ये सेंटर ऑफ मास जो है, ये देखिए, ये वाला बॉल अगर टॉप व्यू देखते हो तो ऐसा नहीं है कि m1 वाला बॉल u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ऊपर से देखने पे जो m2 वाला बॉल है, ये m2 वाला बॉल है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। ये इस तरीके से नहीं है। अगर इस तरीके से कोलिजन होगा टॉप व्यू, ये तो हम सामने से देख रहे हैं, ये फ्रंट व्यू है यहाँ पे, पर अगर इसको ऊपर से देखा हमने तो टॉप व्यू ऐसा नहीं है दोस्तों जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, अगर टॉप व्यू ऐसा होगा तो नेचुरली कोलिजन 1 डायमेंशनल नहीं होगा, कोलिजन 2 डायमेंशनल हो जाएगा, क्योंकि जब ये टकराएगा आके इसको तो वो ये कुछ इस तरीके की टक्कर होगी। ठीक है, इस तरीके की टक्कर होगी, और इस तरीके की टक्कर यदि होगी तो बॉल इस दिशा में और इस दिशा में ऐसे जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो सेंटर ऑफ मासेस है, जो काले डॉट्स है चारों, ये चारों काले डॉट्स मोबाइल की स्क्रीन के प्लेन पे ही है जब हम फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से जब देख रहे हैं तब। ठीक है ना, और टॉप व्यू कैसा है इनका? टॉप व्यू भी ऐसा ही है जैसा फ्रंट व्यू है, डिक्टो वैसा ही टॉप व्यू भी है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं हम। ठीक है ना,
टॉप व्यू भी ऐसा ही है, मतलब कि ये सेंटर ऑफ मास एक लाइन पे है। समझ में आ रही है बात? टॉप से भी, फ्रंट से भी, हर जगह से। समझ में आ रही बात? सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ अजम्पशन नंबर 1 विच यू विल हैव टू टेक, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक लाइन पे सेंटर ऑफ मास नहीं होंगे और एक प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है ना, दोनों कंडीशन है, एक लाइन में भी होना चाहिए सेंटर ऑफ मासेस और एक प्लेन में भी होना चाहिए, ठीक है ना। एक ही प्लेन में और एक ही लाइन पे, ठीक है, ये अजम्पशन है, तभी कोलिजन 1 डायमेंशनल होगा। अदरवाइज कोलिजन क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल कोलिजन भी है सिलेबस में, लेकिन वो आगे आने वाला है, अभी नहीं आने वाला है। समझ में आ रही बात? सो लेट मी इरेज द थिंग्स so that I can explain the things here better, ठीक है। yes, so 1 डायमेंशनल और कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो m1 वाला मास u1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 वाला मास u2 वेलोसिटी से जा रहा है। दिस इज़ द सिचुएशन बिफोर कोलिजन एंड दिस इज़ द सिचुएशन आफ्टर कोलिजन। और यहाँ कहीं ये डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे कहीं वो कोलाइड करते हैं, ठीक है ना। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैंने आपको बताया था कि जब भी सिस्टम आइसोलेटेड होगी, यानी कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 होगा, और यानी कि इन अदर वर्ड जब एफ एक्सटर्नल 0 होता है तो सिस्टम आइसोलेटेड होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी सिस्टम आइसोलेटेड लोगे, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होल्ड करेगा, ऑलवेज होल्ड करेगा, ठीक है ना। जब भी सिस्टम आइसोलेटेड लोगे, और सिस्टम आइसोलेटेड का ही मतलब क्या होता है? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 भी होता है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 u1 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, यानी कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, दिस इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम m1 v1 प्लस m2 v2 आफ्टर द कोलिजन, ठीक है ना। अब यहाँ से m1 वाले टर्म्स को एक साइड लाएंगे, m2 वाले टर्म्स को एक साइड लाएंगे, ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। नाउ कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है ना, कोलिजन इलास्टिक है। कोलिजन इलास्टिक है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की वही डेफिनेशन होती है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम हो, द सच ए कोलिजन इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। सो कोलिजन इज इलास्टिक, देयरफॉर Ki इक्वल टू Kf, ठीक है ना। बट व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन? ड्यूरिंग कोलिजन मतलब जब कॉन्टैक्ट में होते हैं बॉल्स, ठीक है ना, सो दैट इज़ नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। ड्यूरिंग कोलिजन जब बॉल कॉन्टैक्ट में रहेंगे तब Ki इक्वल टू Kf तो होल्ड करेगा, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी, ठीक है ना। वो ये बता चुका हूँ पिछले क्लासेस में, ठीक है ना। सो इट इज़ रॉन्ग टू से कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, बट इट इज़ राइट टू से दैट काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल द थिंग विच आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, ठीक है। सो Ki इक्वल टू Kf लगा दोगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। समझ में आ रही बात? नाउ यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ कैंसिल हो जाएगा और m1 वाले टर्म्स को एक साइड लेंगे और m2 वाले टर्म्स को एक साइड लेंगे, तो क्या मिलेगा? m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर प्लस m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। नाउ व्हाट वाज इक्वेशन नंबर 1? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, अब इसको क्या करना है दोस्तों? आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाना है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा? u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, ठीक है ना, इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ये आपको मिलेगा यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरीके से, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी फार्मूला लगाओगे, यानी कि मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगाओगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इक्वेशन 2 इसमें टर्न हो जाएगा,
जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। समझ में आ रही बात? नाउ ये वाला जो इक्वेशन है ये इसको यही इक्वेशन 2 है, तो इसको आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दोज टर्म्स गॉट कैंसल्ड एंड फाइनली वी गॉट u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ठीक है ना। u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 मिला, और फिर उसके बाद में u1 वाले u वाले टर्म्स एक साइड और v वाले टर्म्स एक साइड, ठीक है ना। u वाले टर्म्स एक साइड क्यों लिए? क्योंकि बिफोर कोलिजन वाली अवस्था u से नज़र आ रही है, और v को एक साइड क्यों लिए? क्योंकि वो आफ्टर कोलिजन वाली अवस्था v से नज़र आ रही है, इसलिए v को एक साथ लिया, ठीक है ना। तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। नाउ व्हाट इज़ u1 माइनस u2, ठीक है ना। व्हाट इज़ u1 माइनस u2? u1 माइनस u2 इज़ रिलेटिव। अब मैंने आपको बताया था कि u1 माइनस u2 किसके इक्वल होगा? m2 मास के ऊपर बाय द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से u1 माइनस u2 किसके बराबर होगा? u1 माइनस u2 मतलब जो u2 ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे बैठ के कोई इंसान, अगर u2 पे बैठ के कोई इंसान u1 ये m1 को ऑब्जर्व करता है, यानी कि जब m2 u2 वेलोसिटी से मूव करता है तब m1 जो u1 वेलोसिटी से आ रहा है उसको कोई इंसान यहाँ बैठ के ऑब्जर्व यदि करता है तो उसको u1 माइनस u2 वेलोसिटी से ये m1 उसकी तरफ आता हुआ नज़र आएगा। समझ में आ रही है ना बात? सो u1 माइनस u2 इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू m2, ठीक है ना। m1 की वेलोसिटी m2 के रेस्पेक्ट में u1 माइनस u2 है, यानी कि u1 माइनस u2 वेलोसिटी से ये m1 अप्रोच कर रहा है m2 को। समझ में आ रही ना बात? नाउ v2 माइनस v1 किसके बराबर है? v2 माइनस v1 यानी कि रिलेटिव टू m2 की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है ना। तो रिलेटिव टू m2 की वेलोसिटी कितनी है? v2 माइनस v1 है, क्योंकि यहाँ पे अगर बैठ के देखोगे कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी से m1 पे बैठ के अगर देखोगे तो जो m2 है वो v2 माइनस v1 वेलोसिटी से इधर जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? तो दिस इज बाय द कंसेप्ट ऑफ, सो बोथ दिस वेलोसिटीज आर इक्वल, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब बच्चे यहाँ कन्फ्यूज ऐसे होते हैं कि u1 माइनस u2 इक्वल टू v1 माइनस v2 लिखते हैं वो, ठीक है ना। नाउ वाई u1 माइनस u2 इक्वल टू v1 माइनस v2 इज़ रॉन्ग? दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज आप अगर v1 माइनस v2 निकालोगे तो v2 के रेस्पेक्ट में v1 की वेलोसिटी आएगी, और v2 के रेस्पेक्ट में v1 जो है वो तो पीछे की ओर जा रहा है ना, क्योंकि v2 तो ग्रेटर है v1 से, v2 ग्रेटर है v1 से, तो v1 माइनस v2 यदि निकालते हो तो इट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v1 विथ रिस्पेक्ट टू v2। तो v1 तो पीछे जा रहा है क्योंकि v2 ग्रेटर है v1 से, तो v1 तो पीछे जा रहा है, तो दिस रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल बट डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। ये डायरेक्शन होगी, अपोजिट वाली डायरेक्शन होगी, इसलिए v1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। दोस्तों समझ में आ रही है बात? नॉट v1 माइनस v2, ठीक है ना। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्यों है u2 माइनस u1 माइनस u1 माइनस u2 इसलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, या फिर अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप इसको कहते हो u2 माइनस u1 को कहते हो, ठीक है ना। देखिए आप एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, अगर u1 माइनस u2 को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहोगे तो ये वेलोसिटी ऑफ रिसेशन v2 माइनस v1 होगी, पर अगर u1 माइनस u2 की जगह u2 माइनस u1 को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहा तो v1 माइनस v2 लेना पड़ेगा। इसका भी लॉजिक समझ लीजिएगा। देखिए अगर आप u1 पे बैठ के u2 को ऑब्जर्व करते हो तो u1 क्लियरली u2 से ग्रेटर है बिफोर कोलिजन, ठीक है ना। तो u1 ग्रेटर है u2 से, तो u1 को ऐसा लगेगा कि u2 उसके तरफ आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि u1 फास्ट है और u2 स्लो है। तो u1 पे बैठे हुए व्यक्ति को यानी m1 पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि m2 उसके पास आ रहा है, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन? u1 माइनस u2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि इसको लगेगा कि ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी। तो u1 माइनस u2 लेते ही इधर v2 माइनस v1 क्यों लेना पड़ा? क्योंकि इधर भी यहाँ पे भी डायरेक्शन यही होना चाहिए, तब दोनों पे इक्वलिटी का साइन होल्ड करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे v2 माइनस v1 निकालते हो तो v2 ज़्यादा है v1 से, ठीक है ना। तो v2 को तो यही लगेगा कि ये v1 वाला जो है यानी कि m1 जो है ये पीछे की ओर जा रहा है।
समझ में आ रही है ना बात। तो इसीलिए v1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 के बराबर आएगा दोस्तों। पर अगर उल्टा लेता हूँ मैं, u2 माइनस u1 लेता हूँ, तो u2 माइनस u1 यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, u2 माइनस u1 की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, क्योंकि u2 पे बैठे हुए व्यक्ति को जो u1 वाला व्यक्ति है वो मेरी तरफ आ रहा है ऐसा लगेगा। समझ में आ रही ना बात। सो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। सो इसीलिए इधर साइन, इधर अगर u1 माइनस u2 लिखते हो तो उधर v2 माइनस v1 लिखना पड़ेगा, और अगर इधर u1 माइनस u2 यानी कि इधर u1 माइनस u2 लिखते हो तो उधर v2 माइनस v1 लिखना पड़ेगा, और इधर u1 माइनस u2 लिखते हो, ठीक है ना। देखिए कुल मिला के क्या है सार इसका, ठीक है। मैथमेटिकली समझ गए होगे तो भी काफ़ी है समझना, ठीक है, पर मैं आपको विजुअलाइज कराना चाहता था, ठीक है। सो विजुअलाइज कराने के चक्कर में सारा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, ठीक है। देखिए कुल मिला के वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि क्या है, एक की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। सो u1 माइनस u2 अगर यहाँ पे u2 माइनस u1 लोगे u1 माइनस u2 की जगह पे, तो इधर v2 माइनस v1 की जगह पे v1 माइनस v2 करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि डायरेक्शन मस्ट बी सस्टेन्ड, ठीक है ना, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्योंकि u2 के रेस्पेक्ट में u1 की वेलोसिटी निकालोगे तो एज u1 इज़ ग्रेटर देन u2, तो u2 वाले को ये अपनी तरफ आता हुआ लगता है ये, ठीक है ना। लेकिन जब रिसेशन होगा, जब टकराने के बाद की वेलोसिटीज़ देखोगे तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है और इसकी कम हो गई है, ठीक है ना। इसकी ज़्यादा हो गई है, इसकी कम हो गई है, तो इसको v1 को ऐसा लगेगा कि v2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन ये है और यहाँ पे भी डायरेक्शन ये है v1 माइनस v2 की, इसलिए v1 माइनस u2 v2 माइनस v1 के इक्वल होगा, ना कि v1 माइनस v2 के इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिसेशन। समझ में आ गई होगी बात होपफुली, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ फॉर इलास्टिक कोलिजन। जब भी कोलिजन इलास्टिक होगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ रिसेशन के। समझ में आ रही बात। सो दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ फॉर इलास्टिक कोलिजन। नाउ टू फाइंड v1 कैसे फाइंड करोगे। अब आपने जो है हमें v1 और v2 को, अब हमारा काम है कि v1 और v2 को u1 और u2 के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है ना। v1 और v2 को u2 और u1 के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है। v1 को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 3 को m2 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 3 को, और सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 में अभी हमको करना क्या है, v1 निकालना है तो v2 को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है ना। v1 निकालना है तो v2 को एलिमिनेट करना होगा। v2 को एलिमिनेट करने का तरीका है कि इक्वेशन नंबर 3 जो नज़र आ रही है उसको m2 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो v2 को जैसे ही मैंने एलिमिनेट किया तो मुझे v1 इक्वल टू मिला m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2, ठीक है ना। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर a1। सिमिलरली टू गेट v2 वी विल हैव टू एलिमिनेट v1। तो v1 को एलिमिनेट करने का तरीका है कि मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 3 को m1 से, मतलब इस इक्वेशन को m1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, और सब्ट्रैक्ट एंड एड इट टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर दो। समझ में आ रही बात। तो v2 का वैल्यू आएगा m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 u2 प्लस 2 टाइम्स m1 ओवर m1 प्लस m2 u1, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर a2, ठीक है ना। रिमार्क्स इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब देखिए दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। नाउ दिस वी गॉट v1 का वैल्यू u1 और u2 के रेस्पेक्ट में और v2 का वैल्यू u2 और u1 के रेस्पेक्ट में हमें मिल गया, ठीक है ना। हमारा काम बन गया। समझ में आ रही बात। अब रिमार्क्स ये है दोस्तों कि अगर हेड ऑन कोलिजन होता है, जैसे कि सेंटर ऑफ मास एक लाइन पे है और एक प्लेन में भी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लीजिए e के बराबर है, ठीक है ना। तो नाउ व्हाट इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसेशन ओवर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। हम जानते हैं कि दो वेक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना।
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिसेशन मतलब जो कोलिजन के बाद जो सेपरेशन होगा, जिस वेलोसिटी से दोनों बॉडीज दूर दूर जाएगी, ठीक है ना, अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब जिस वेलोसिटी से बॉडीज कोलाइड करने के लिए पास पास आएगी, ठीक है ना, तो दोनों का अगर तुम रेशो लोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मिलता है, ठीक है ना। दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों लेना पड़ा? मॉड्यूलस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड। तो डिवीजन ऑफ टू वेक्टर डिफाइंड नहीं है, तो ये चीज़ तो डिफाइंड होगी ही नहीं। पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ कि डिवीजन ऑफ टू वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए यहाँ पे मॉड्यूलस लेना पड़ा ताकि ये चीज़ डिफाइंड हो जाए। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है ना, ठीक है। सो दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड फॉर इलास्टिक कोलिजन एज वेलोसिटी ऑफ रिसेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रिसेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए, इसलिए ई का वैल्यू 1 आता है इलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है ना। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों बॉडीज़ चिपक जाती है एक दूसरे को। अब दोनों बॉडीज़ जब चिपक जाएगी एक दूसरे को, तो वेलोसिटी ऑफ रिसेशन क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में चूँकि बॉडीज़ एक दूसरे को चिपक जाती है, तो v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन समथिंग यानी कि 0 आएगा। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए दोनों सेम होने की वजह से वैल्यू 1 आएगी, और परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के लिए रिसेशन की वेलोसिटी 0 होने की वजह से वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। बट रियल लाइफ में इलास्टिक और इन इलास्टिक जो कोलिजन्स होते हैं, समझ में आ रही है ना बात, वो परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। रियल लाइफ में 1 और 0 नहीं आएगा वैल्यू, कभी भी 1 भी वैल्यू नहीं आएगा रियल लाइफ में, और 0 भी वैल्यू नहीं आएगा कभी भी रियल लाइफ में, ठीक है ना। सो व्हाट विल हैपन इन रियल लाइफ? इन रियल लाइफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है ना। 1 और 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परफेक्टनेस नेवर अकर्स इन नेचर में कभी भी परफेक्टनेस नहीं होती है, बीच की स्थिति होती है। तो परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं होगा, यानी ई का वैल्यू 1 भी नहीं होगा, और परफेक्टली इन इलास्टिक भी नहीं होगा, यानी कि ई का वैल्यू 0 भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? सो अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई के टर्म्स में A1 और A2 को लिखना है, यानी कि जनरलाइज लिखना है, ये तो इलास्टिक कोलिजन के लिए वैल्यूज़ आई, लेकिन अगर हमें जनरलाइज लिखना है, तो जनरलाइज लिखना है तो क्या लिखना होगा, हमें 1 प्लस ई यहाँ पे डालना होगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे 2 की जगह पे 1 प्लस ई डालना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी 2 की जगह पे 1 प्लस ई डालना होगा। समझ में आ रही बात? तो हमें मिल जाएगा वो जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड इक्वेशंस है जो कि आप याद रख सकते हो। यहाँ पे जब e इक्वल टू 1 डालोगे, तो वापस आपको यही मिलेगा इलास्टिक कोलिजन वाला, और e इक्वल टू 0 डालोगे तो परफेक्टली इन इलास्टिक वाली सिचुएशन मिलेगी, जिसमें जो है यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ 2, ठीक है ना। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस थिंग, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई होगी कि u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 क्यों हुआ, तो वो बस सुन लीजिए। u1 माइनस u2 मतलब क्या है, u2 के रेस्पेक्ट में u1 की वेलोसिटी है, ठीक है ना। u1 माइनस u2 किसके बराबर है, u2 के रेस्पेक्ट में u1 की वेलोसिटी है। तो u2 वाले को तो u1 इधर आता हुआ लग रहा है, ठीक है ना। तो u1 माइनस u2 किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। पर v2 माइनस v1 क्यों लेना पड़ा इक्वलिटी के राइट हैंड साइड में? v2 माइनस v1 इसलिए लेना पड़ा क्योंकि v2 माइनस v1 क्या है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो v2 माइनस v1 यानी किसके बराबर होगा, इसको तो ये लगेगा इस व्यक्ति को कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि v2 ग्रेटर है v1 से, ठीक है ना। तो फिर से डायरेक्शन ये आई, इसकी भी डायरेक्शन ये और इसकी भी डायरेक्शन ये, ठीक है ना। तो और मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, हमने मैथमेटिकली देख लिया, इसलिए u1 माइनस u2 v2 माइनस v1 के बराबर आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इधर u2 माइनस u1 कर दूँ तो इधर v1 माइनस v2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, u2 के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो वो तो इस डायरेक्शन में है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि u2 तो तेज u1 तेज चल रहा है, ठीक है ना। सॉरी क्या है, u2 माइनस u1 है ना, तो u1 के रेस्पेक्ट में u2 की वेलोसिटी है, ठीक है।
तो U1 को क्या लगेगा कि U2 जो है वो मेरे करीब आ रहा है, तो इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंगली आप देख सकते हैं कि V1 माइनस V2 यानी कि V2 के रिस्पेक्ट में V1, तो V2 को ये लगेगा कि V1 जो है इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए डायरेक्शन का सेंस सेम रखने के लिए होपफुली बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। सो some slip of tongue was there because there is a lot of disturbance over here, but I think तुमको समझ में आ गई होंगी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। सो कुल मिला के सार ये है कि अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच m1 के रिस्पेक्ट में लिखते हो तो जो वेलोसिटी ऑफ रिसेशन है, ठीक है ना, वो m2 के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। और अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच m2 के रिस्पेक्ट में लिखते हो तो वेलोसिटी ऑफ रिसेशन m1 के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये कुल मिला के सार है, क्योंकि तभी डायरेक्शन सेम रहेगी, अदरवाइज डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? सो ये भी एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। नाउ वी विल सी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी देख लिया हमने फॉर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। सो ये तो वही चीज़ है जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में V2 और V1 सेम हो जाएंगे, क्योंकि बॉडीज स्टिक हो जाती है। बॉडी स्टिक हो जाती है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ये V1 और V2 अलग अलग जा ही नहीं रहे, ये दोनों चिपक गए। तो V1 माइनस V2 किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। अब V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V1 अगर 0 के बराबर आएगा तो ये 0 हो जाएगा न्यूमरेटर, तो E इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि E इक्वल टू 0 फॉर परफेक्ट इन इलास्टिक। फॉर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों लिया है? मॉड्यूलस इसलिए लिया है क्योंकि अगर बिना मॉड्यूलस के ले लेते तो दो वेक्टर का डिवीज़न डिफाइंड नहीं होता, ठीक है ना। दो वेक्टर का डिवीज़न आ जाता फिर, तो इसलिए वेक्टर का डिवीज़न चूँकि डिफाइंड नहीं है तो हमें मॉड्यूलस लेना पड़ा ताकि हम डिफाइन कर सके, ठीक है ना, क्योंकि दो वेक्टर का डिवीज़न डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। सो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू 1 फॉर ऑल अदर कोलिजन्स जो नेचर में असलियत में होंगे, असलियत में ये सिचुएशन होगी, ठीक है ना। नो कोलिजन इज़ परफेक्टली इलास्टिक एंड नो कोलिजन इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है ना। सो इन नेचर ऑलवेज 0 to 1 के बीच में लाई करेगी वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, ठीक है। पर्टिकुलर केसेस अगर m1 और m2 को इक्वल ले लेते हैं तो क्या होगा भाई? ये इक्वेशन में देखिए, m1 और m2 को इक्वल ले लोगे, m1 इक्वल टू m2 ले लोगे तो ये इक्वेशन काय में टर्न हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो m1 इक्वल टू m2 ले लोगे तो यहाँ पे भी m1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी m1 आ जाएगा और यहाँ पे भी m1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो किसके बराबर निकल के आता है फिर बताइए मुझे? तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यदि मासेस इक्वल हो गए तो V1 विल बी इक्वल टू U2, यानी कि V1 का वैल्यू U2 के बराबर निकल के आएगा और V2 का वैल्यू U1 के बराबर निकल के आएगा। मतलब वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है अगर मासेस सेम हो जाते हैं तो, ठीक है ना। आप फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे तो क्लियरली आप देख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे m हो जाएगा, हर जगह m हो जाएगा, फिर ये m से m कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो अगर आप इलास्टिक कोलिजन लेते हो तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है अगर मासेस सेम ले लिए तो, ठीक है ना। बट दिस इज़ ट्रू ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अगर मासेस सेम ले लिए तुमने तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। मतलब जो कोलिजन के पहले ये U1 से आ रहा था और ये U2 से जा रहा था, तो कोलिजन के बाद में ये U1 से जाना चालू करेगा। मतलब कोई कोलाइड होगा, समझो ये कोलिजन के बाद की स्थितियाँ ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये U1 से इधर जाना चालू करेगा और ये U2 से इधर जाना चालू करेगा। समझ में आ रही है बात? ये होगी सिचुएशन, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग विच हैज़ बीन रिटर्न। और अगर मान लीजिए ये U2 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, मान लीजिए U2 इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? U2 इक्वल टू 0 है यदि, तो जो तुम्हारा पहले ये जो खड़ी वाली बॉडी है, ठीक है ना, अगर समझो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है,
ये U1 से आ रही थी और ये U2 इक्वल टू 0 था। U2 इक्वल टू 0 था मतलब ये बॉडी रेस्ट पे थी। तो क्या होगा कि ये कोलिजन के बाद में ये वाली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी और ये वाली बॉडी U1 से चलने लगेगी, ठीक है ना, कोलिजन के बाद। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं इतना ज़्यादा इस पर टाइम नहीं खपाने वाला हूँ, ठीक है। आज डिस्टर्बेंस बहुत था दोस्तों घर में, इसलिए बहुत स्लीप ऑफ लैंग्वेज हुआ, पर मैंने कुछ भी गलत नहीं बताया है, चिंता मत कीजिए। तो M2 ग्रेटर है M1 से, ठीक है। तो M2 अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया तुमने M1 से, यानी कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ट्रक जितना बड़ा ले लिया, ठीक है, M2 को बहुत बड़ा ले लिया है, ठीक है ना। M2 को बहुत बड़ा ले लिया है और M1 को एकदम छोटा ले लिया है, ठीक है ना। मान लीजिए M2 ट्रक जितना बड़ा है और M1 बॉल जितना छोटा है, तो क्या होगा, यहाँ पे फार्मूले में M1 को 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये फार्मूलेज में M1 को 0 पुट कर देंगे M2 के सामने, ठीक है ना। तो होगा ये कि जो ये जो हमारा M2 है ये रेस्ट ही पे रहेगा और जो हमारा M1 है, ठीक है ना, वो उसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से टकराया था, M2 बहुत बड़ा रहने से ये उसी वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि वॉल होती है, तो वॉल से आप बॉल को फेंकते हैं, वॉल से टकराता है और उसी वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाता है। समझ में आ रही है ना बात। पर अगर मान लीजिए कि जो हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो बहुत जो हमारा यहाँ पे तो जो बॉडी जिस बॉडी से टकराया, मतलब M2 बड़ा था, अब यहाँ पे M1 बड़ा है, मतलब जो बॉडी टकरा रही है आके, ठीक है ना। तो जो बॉडी टकरा रही है आगे M1 बड़ा हो गया M2 से, तो उस केस में क्या होगा, V1 इक्वल टू U1 होगा और V2 इक्वल टू दिस होगा। फार्मूलेज में डाल के देख सकते हो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सो फर्दर इफ U2 इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा कि V1 इक्वल टू U1 और V2 इक्वल टू 2U1, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब इसको आप उसी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक हाथ बॉल रेस्ट पे और एक ट्रक आ रहा है, ट्रक चलते हुए आया, बॉल से टकराया, तो मान लीजिए बॉल रेस्ट पे था, ठीक है ना, और आपका जो ट्रक था वो U1 वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा था। तो बॉल रेस्ट पे था और ट्रक U1 वेलोसिटी से चलता आ रहा था और ये बॉल से टकरा गया ट्रक, तो ट्रक तो U1 वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, लेकिन जो बॉल रेस्ट पे था वो 2U1 वेलोसिटी से चलना चालू कर देगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, समझ में आ रही बात। सो ऑल दीज आर कॉमन सेंस दोस्तों, PDF डाउनलोड करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ दिस टॉपिक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू टारगेट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर